ईरान, इजराइल, यूएस के बीच जो युद्ध चल रहा है उसको करीब करीब एक महीना बीत चुका है। लेकिन वो समय याद कीजिए जब 28 मार्च को अचानक युद्ध शुरू होता है। अमेरिका इजराइल की तरफ से ईरान पर लगातार बमबारी और मिसाइलों से अटैक होता है और उस दौरान किसी को भी अंदाजा नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। ऐसे में तमाम जो भारतीय हैं जो कि ईरान और आसपास के इलाकों में थे वो पूरी तरीके से फंस गए। और ऐसे में एक शख्स जिनका नाम केतन मेहता है वो किस तरह से निकल के आए और ये पूरी कहानी जो है उनकी दरअसल किसी फिल्मी थ्रिलर से कम नहीं है कि किस तरह से उन्होंने जेल का सफर किया, जेल के बाद वो बाहर निकले, बाहर निकलने के बाद युद्ध के बीच में होटल के अंदर रहे लंबे समय तक और फिर वहां से कैसे बच बच करके केतन मेहता अब दिल्ली यहाँ गाजियाबाद पहुंचे, अपने घर पे सुरक्षित पहुंच गए। लेकिन आसपास का जो माहौल था वो इतना भयावह था कि सोच के ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि आपके आसपास मिसाइलों से अटैक हो रहा हो। केतन, सबसे पहले तो हम ये आपसे जानना चाहते हैं, आराम से आ गए, आपको किसी तरह की परेशानी या क्या क्या हुआ आपके साथ, ये पूरी बताइए। जी, अभी तो अपने घर पे परिवार के पास आ गया। अभी तो काफ़ी सेफ फील हो रहा है। कोई किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये चीज़ ईरान में कहाँ पर थे आप? 8 दिसंबर को हमारा शिप जो था वो डीवा ओपीएल है, एक दुबई और ओमान के बीच का एक बॉर्डर है। तो वहाँ पे हम लोग शिप था हमारा, क्योंकि हमारे कंपनी का इंस्ट्रक्शन था, एक शिप था ग्लोबल स्टार। तो ग्लोबल स्टार का कुछ टेक्निकल इशू था तो उसको इलेक्ट्रिसिटी देनी थी। इस काम के लिए हम वहाँ पे गए थे। इसी दौरान में ईरान की नेवी आ गई और उन्होंने हमें शिप रोकने के लिए बोला। तो हमने शिप रोक दिया था और लेटर्स भी डाल दिए थे उनके लिए। और हमने कंपनी में जब तक हम कम्युनिकेशन कर रहे थे कि ऐसे हो रहा है, इतने में उन्होंने फायरिंग स्टार्ट कर दी। अच्छा। हाँ, और ईरान की तरफ से? ईरान की तरफ से जब उन्होंने कम से कम 150 से 200 गोलियां फायर करी, तो फायरिंग स्टार्ट करते ही हमने फटाफट नीचे जाके इंजन इमरजेंसी इंजन स्टॉप करा और वो लोग शिप पे आए। शिप पे आने के बाद उन्होंने ना तो कार्गो टैंक चेक करे, ना कोई कार्गो के पेपर्स चेक करे। उन्होंने सीधा बोला कि आप जहाज़ को हमारे जस्ट में लेके चलो। अच्छा। हम जहाज़ को जस्ट लेके चले गए। जस्ट जाने के बाद में उसी दौरान के में इन्होंने खुद से ही केस बना दिया डीजल स्मगलिंग का। जब डीजल स्मगलिंग का केस बनाया तो उसके बाद फिर वहाँ से बंदराबास लिया है हमें। बंदराबास में हम आने के बाद हम 18 कुल सदस्य थे, जिसमें 16 भारतीय थे और एक बांग्लादेशी और एक श्रीलंका का था। उसमें से 10 बंदों को इन्होंने बोला कि हम इनको बाहर लेके जा रहे हैं और कुछ कुछ पूछताछ के लिए। तो बाहर लेके गए और बाहर जाते ही इन्होंने हमें जेल में डाल दिया। अच्छा। जेल में डाल दिया। अब जेल में हम किससे क्या पूछते, क्योंकि सब फारसी और ये ईरानी अफ़गानी थे। उनको ना हमारी भाषा समझ आ रही है, ना इंग्लिश आ रही है, कुछ आ रही है। तो भाई क्या केस लगा है, क्यों डाला है, कुछ नहीं। 2-3 दिन तो किसी से कोई कम्युनिकेशन नहीं रहा। तो हमारे और भी भारतीय थे अंदर, जो कि उनके ऊपर भी डीजल स्मगलिंग का केस लगा के उन्हें अंदर कर रखा था, जो उन्हें 2-2.5 साल हो गए। और फिर हमने उनसे पूछा कि हम बाहर अगर बात कर सके तो कैसे करेंगे। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे लोकल फ़ोन है, यहाँ से लोकल बंदे को कॉल कर सकते हैं। वो लोकल कॉल करके उधर से वहाँ से वो व्हाट्सएप पे कॉल लगा के और घर पे बात करा सकता है। ठीक है। तो 3 दिन के बाद मैंने घर पे फ़ोन करा। मैंने बताया कि मैं ऐसे ऐसे जेल में हूँ और जेल में डाल दिया उन्होंने। उन्होंने कहा घर वालों ने कि हाँ, हमें पता लग गया है, कोई नहीं, काम चल रहा है। उसके बाद सिर्फ डेली की 5 या 10 मिनट की बात होती थी मेरी बहन से कि क्या चल रहा है बाहर। वो बताते थे कि हमने एम्बेसी में लेटर डाला है, पीएमओ में डाला है और एमईए में डाला है और काम चल रहा है इसके ऊपर में। तो हम टोटल 50 दिन हम जेल के अंदर थे। 50 दिन जो हम जेल में थे उसमें से जो 5 बंदे थे वो 2 फरवरी को वो लोग रिलीज़ कर दिए थे। अच्छा। और 3 बंदे शिप से रिलीज़ कर दिए थे। ठीक है। कोई हियरिंग नहीं हुई, कोई लॉयर नहीं आया, कोई कुछ नहीं आया। उनके रिलीजिंग के बाद में फिर हम लोग रह गए, क्योंकि वो लोअर रैंक आप के थे। कितने लोग रह गए? हम 5 लोग रह 5 गए, लोग रह गए। 5 लोग हम लोग रह गए। फिर हमें जो है 26 फरवरी की रात को 11 बजे हमें बोला कि आप लोगों का रिलीज़ है। हम लोग बाहर गए, अम्बेसी काउंसलर थे, उन्होंने हमें वहाँ से होटल में शिफ्ट किया। उन्होंने बोला कि ठीक है, आप लोगों को शायद शिप को लेके जाना हो सकता है या तो आप लोगों को बाई फ्लाइट। उस टाइम में कोई वार नहीं था। उसके अगले दिन ही वार स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट डे ही उसके वार स्टार्ट हो गया। वार स्टार्ट होते ही सब कुछ बंद हो गया। आप हाँ, लोग होटल में फंस गए? हम लोग होटल में फंस गए।
अब बमबारी हो रही है, सब कुछ हमारे बिल्कुल नहीं, हम बंदराबास में थे। बंदराबास में थे। दूर है तेहरान से? 1500 किलोमीटर की दूरी है। हाँ, लेकिन टारगेट पे था वो बंदराबास। हाँ, बंदराबास भी टारगेट पे था, क्योंकि जहाँ पे हम लोग, हमारा होटल था उससे 800 या 900 मीटर की दूरी पे ही नेवी का बेस था। तो ईरान नेवी का। ईरान नेवी का। तो ईरान की नेवी के बेस के ऊपर वो लोग मिसाइल अटैक कर रहे थे, और शिप्स खड़े थे नेवी के, उनके ऊपर अटैक कर रहे थे। वो हमने मतलब सामने से देखा था ये सारी आप चीज़। कितनी दूरी पे थे, आपका होटल, या आप कितनी दूरी पर थे जब मिसाइल से अटैक हो रहा था इजराइल की तरफ से और अमेरिका की तरफ से? हम 800 मीटर की दूरी थी सामने, जस्ट 800-900 मीटर की दूरी थी। आपके सामने मिसाइलें गिर रही हैं? हाँ, हमारे सामने मिसाइलें डल रही थी, डेली की 100-200 मिसाइलें अच्छा। की। डर नहीं था कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि होटल पे मिसाइल आ जाए? देखिए, डर तो था उस चीज़ का, क्योंकि रात में सो रहे हैं और धमाकों की आवाज़ें आ रही है, और 100-200 मिसाइलें रोज़ की डल रही है। तो उस टाइम पे डर तो था कि कहीं गलती से मिस हो के हमारे उस पे होटल पे ना आ जाए, क्योंकि हम कोई बेसमेंट था होटल के अंदर, या बिना बेसमेंट के आप लोग को लगता था कि कोई बेसमेंट हो, छुप जाए उसमें जाकर? नहीं, वो नॉर्मल जैसे कि ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर ऐसे जो होटल होता है, तो हम 6th फ्लोर पे थे। तो जब ऐसी धमाकों की आवाज़ आती तो हम 6th फ्लोर से हम ग्राउंड फ्लोर पे आके बैठ जाते थे, कि अगर मिसाइल आएगी तो ऊपर के फ्लोर पे गिरेगी, हम लोग बच जाएंगे। तो उस तरीके का। मतलब सेफ्टी प्रोटोकॉल कुछ भी नहीं था वहाँ पे? नहीं, सेफ्टी प्रोटोकॉल कुछ भी नहीं था। वो सेफ्टी तो बस ये था कि बच गए तो बच गए, और कुछ हो गया तो हो गया। आपने अपनी आंखों के सामने कितनी बिल्डिंग्स तबाह होते हुए देखी होंगी? बिल्डिंग्स देखिए, किसी सिविलियंस पे या किसी होटल वगैरह पे कुछ उन्होंने अटैक नहीं करा। बस जो नेवी के और जो उनका जो एयरफोर्स और ये है, उनके बिल्डिंग्स पे और उन पे अटैक हो रहा था। लेकिन डर ये था कि कहीं इधर उधर हो गया तो? हाँ, डर ये था, क्योंकि हमारे जो शिप का कैप्टन था वो उस टाइम शिप पे ही था। तो वहाँ पे उनके, हमारे शिप के पास में ही एक शिप और था, तो उधर शिप पे मतलब एक अटैक हो गया था नेवी के शिप पे। तो उन्होंने डीजी शिपिंग में, कंपनी में और सब जगह बता के उन्होंने क्रू की सेफ्टी को देखते हुए शिप को अबंडन करने का फैसला लिया था। तो वो भी अबंडन करके शिप को और हमारे पास आ गए थे। तो आप लोग होटल में मौजूद रहे करीब करीब 25 दिन तक, होटल में रहे। होटल से फिर कैसे निकले, क्या हुआ, कैसे रास्ता तय किया, कितने किलोमीटर का, और कहाँ पहुँचे? जो 25 दिन लोग हम होटल में थे, होटल के बाद में हमने एम्बेसी से हमारी बातचीत होती रहती थी कि सर हमारा कोई रेस्क्यू वगैरह कुछ हो रहा है। वो कह रहे कि हाँ, हम आपके लिए देख रहे हैं, क्योंकि 2000 जो इंडियंस थे मेडिकल स्टूडेंट्स, वो भी तेहरान में फंसे थे। और हाँ जी, और जो बाकी बंदराबास में, बूशहर में, इधर उधर, मतलब टोटल की 10,000 कुछ इंडियंस थे। तो सबको एक साथ से रेस्क्यू कराना बहुत मुश्किल था। बट फिर भी उन्होंने बोला, 25 दिन के बाद जब हुए तो उन्होंने कहा कि हम आर्मेनिया बॉर्डर से आपको निकालेंगे, और आपको बंदराबास से ट्रैवलर से आपको जो है आर्मेनिया पहुंचना है। तो 1800 किलोमीटर का रास्ता था वो। और जब हम चले गए, हमने कहा कि भाई गाड़ी में क्या होने को, ये इधर भी हो सकता है, गाड़ी में भी हो सकता है। तो हमने कहा कि इससे बढ़िया हम अपना ट्रैवल स्टार्ट करते हैं। तो हम ट्रैवलर से हम जा रहे थे जब, तो बीच में हमारी गाड़ी चल रही थी, इधर इधर पहाड़ थे दोनों, तो आवाज़ें सुनाई आ रही थी। और 18-19 घंटे का रास्ता था, और 19 घंटे तक वही आवाज़ें और वही मतलब कि गाड़ी का वाइब्रेट होना एकदम से, तो वही सब कुछ देखा। बट जब हम जौल्फा पहुंच गए, जौल्फा एक बॉर्डर है, हम जब जौल्फा पहुंचे तो जौल्फा पहुंचने के बाद हमें सेफ फील हुआ, राहत की सांस ली। फिर एक दिन के बाद हमारा जो है मतलब क्लियरेंस हुई, हम आर्मेनिया क्रॉस किया हमने। आर्मेनिया से फिर फ़्लाइट करके दुबई, दुबई से मुंबई, और मुंबई में फिर हमारी डीजी शिपिंग में मीटिंग थी, वहाँ से वो क्लियर करके और घर पे। तो ये 25 दिन जो होटल में गुजरे वो बहुत भयावह रहे होंगे आपके लिए। उसका एक्सपीरियंस कैसा था, खाना पीना कैसे होता था, और 25 दिन में आपने कितने धमाके सुन लिए होंगे? सर देखिए, वो तो अपने सिलेबस से बाहर ही था, जो चीज़ को एक सीफेरर कभी एक्सपेक्ट नहीं करते ये सब। जो हम लोगों का काम है 6 मंथ शिप पे काम करके 2-3 महीने घर पे आना, वो एक रूटीन बना रहता है। तो उस बीच में अरेस्ट हो जाना, गोलियां चल जानी, जेल में जाना, और ये एकदम से वार हो जाना, बम धमाके,
तो वो चीज़ें कभी एक्सपेक्ट करी नहीं थी और वो चीज़ें हमारे सामने हो रही थी। तो उस टाइम पे बस यही था कि कुछ भी करके या तो लड़ाई बंद हो जाए जिससे सब कुछ खुल जाए, जिससे हम लोग घर जा सकें, और या तो हमारा कोई रेस्क्यू हो जाए या कुछ हो जाए। बस माइंड में वही चीज़ थी और डर ये था कि बस अभी सो रहे, पता नहीं कल उठेगा कि नहीं उठेगा। डर हमेशा रहता था। माँ बाप डर, की याद भी आती होगी, घर की याद आती होगी। हाँ, माँ बाप की याद आती थी, घर की सबकी याद आती थी। डेली मैं फ़ोन पे बात करता था होटल में कि अभी तो कोई रेस्क्यू नहीं हो रहा है, कुछ होगा तो मैं बताऊंगा। तो अच्छा, कितने साथी आप लोग थे और कोई ऐसा साथी जो अभी भी फंसा हुआ है? हमारे शिप के जो टोटल क्रू थे वो सब के सब रिलीज़ हो गए हैं अच्छा। और 10 बंदे जो हम लास्ट के जो हम लोग बचे थे, 10 बंदे हम लोग भी सारे घर आ गए हैं। बाकी कुछ सीफेरर्स है जो कि अभी भी शिप पे अटके हुए हैं हारमुस में, और कुछ 15 या 20 हो गए शायद जो जेल में अटके हुए हैं। उनको भी प्रयास कर रही है हमारी गवर्नमेंट निकालने की। अभी जो हार्मूज स्ट्रीट का मामला चल रहा है, जिसमें हार्मूज स्ट्रीट में देख रहे हैं कि ईरान ने बाकायदा उस जगह को रोका हुआ है, निकलने नहीं दे रहे हैं। इससे पहले की कंडीशन क्या होती थी? क्या आप लोग भी वहीं से गुजरते थे? हाँ, क्योंकि मुझे 8 साल हो गए अब हार्मूज से निकलते हुए। हारमुज से निकलते हुए। 8 साल में भी मैं कितनी बार बंदराबास आके वहाँ से लोड करके हम दुबई जाते थे। और बंदराबाद से कितनी दूर है हार्मूज? वो हारमुज क्या है, वो एक एरिया है, वो बंदराबास के अंदर ही आता है हारमुज। बंदराबास में एक पोर्ट है, तो वो पूरा जो इनके ईरान के अंडर में ही एक पूरा बॉर्डर है, वो पूरा ही हारमुज है। तो वो उन्होंने पूरा ही क्लोज कर दिया। हाँ, वो पूरा ही उन्होंने क्लोज कर दिया है। नहीं तो इससे पहले तो पूरा ओपन था, हम लोग जाते थे, लोडिंग करते थे, डिस्चार्जिंग करते थे, कोई वो नहीं थी। कोई नहीं था, लेकिन अब इस समय वो टोल भी वसूलने लगे हैं। लेकिन उस समय की कंडीशन क्या थी? जैसे आपने कहा कि हमें रोक लिया गया, हमसे कहा गया कि लीगल तरीके से आप डीजल लेके चोरी करके लेके जा रहे हैं, तो क्या उस समय भी चेकिंग होती थी प्रॉपर तरीके से? नहीं, उस समय में पहली बात कभी चेकिंग हुई नहीं। अगर होती भी थी तो वो वीएचएफ से उन्होंने पूछ लिया कि हाँ जी, वेसल का नाम, कंपनी का नाम, कार्गो क्या लोड है, तो सब कुछ हम वीएचएफ पे बता देते थे और उसके बाद वो लोग निकल जाते थे। तो ये इंसिडेंट कैसा हुआ कि रोका गया आप लोगों को? ये इंसिडेंट हमें खुद ही नहीं पता लगा, क्योंकि हमें उन्होंने बोला शिप को रोको। हमने रोका शिप को, हमने लैडर डाला, सब कुछ डाला, बट एक शिप ना एक गाड़ी की तरह नहीं है कि ब्रेक मार दिया तो रुक गई। उसमें फिर भी 1-2 नॉट की स्पीड रहती है। तो जब तक हमें कंपनी को भी बताना पड़ेगा कि हाँ भी ऐसे ईरान नेवी आ रही है, क्योंकि हमें ही पता था कि कुछ अनबन चल रही है किसी और देश से, तो ऐसे टाइम पे हमें अपनी सेफ्टी को देखते हुए बताना पड़ता है। वह उसी बीच में उन्होंने गोलियां फायर कर दी। जब फायरिंग कर दी तो ब्रिज कंट्रोल होता है, इंजन जब चालू होता है उसके बाद हम ब्रिज कंट्रोल दे देते हैं, फिर वो ब्रिज से ही जो है सब कुछ हैंडल होता है। अब ब्रिज पे ही वो लोग गोलियां मार रहे हैं, मिरर पे गोलियां मार रहे हैं, तो कैप्टन अपनी जान तो गवाएगा नहीं। कैप्टन उधर से भाग के नीचे आ गया, ब्रिज पे कोई नहीं रहा। वो कह रहे इंजन स्टॉप करो, इंजन स्टॉप करो। हम कह रहे कि इंजन तो ब्रिज से ही स्टॉप हो सकता ब्रिज से स्टॉप होगा, क्योंकि ब्रिज कंट्रोल दे दिया तो ब्रिज से स्टॉप होगा। वो लोग ब्रिज से नीचे आ गए क्योंकि कहीं गोली ना लग जाए। अब उस बीच में वो मतलब हम कह रहे कि अच्छा ठीक है स्टॉप फायरिंग, बट लास्ट में जब उन्होंने फायरिंग स्टॉप बिल्कुल नहीं कर रहे थे, बात नहीं कर रहे थे, तो हमने जाके नीचे इमरजेंसी स्टॉप दबा दिया। अच्छा, इमरजेंसी स्टॉप दबाया तब जाके रुका। लेकिन उस समय डर तो काफ़ी ज़्यादा लगा होगा कि अचानक ये गोलीबारी शुरू कर दी इन्होंने। देखिए, डर तो लगता है क्योंकि हम सीफेरर्स है, हमारा काम है सिर्फ कार्गो लोड करना, कार्गो डिस्चार्ज करना। हमें कोई सेना नहीं है हम कि हाँ उनका मुकाबला हम बंदूक से बंदूक के साथ कर देंगे। ये आर्मी के लोग थे, ईरानियन आर्मी के, ये नेवी के लोग? आईआरजीसी के थे, आईआरजीसी के लोग थे, और यही और ये थे, और ईरान ने भी। तो अब यहाँ घर आकर के आप कैसा फील कर रहे हैं? आप रिलैक्स फील हो रहा है आप लोगों को? माता पिता के साथ बातचीत? घर आके तो बहुत अच्छा फील हो रहा है, अपने परिवार के बीच आ गए, अपने देश में आ गए। अब इधर ऐसा लग रहा है हाँ सेफ्टी है। बस जो हम फंस गए थे तो उस बीच के दौरान में अम्बेसी ने और एमए ने और इंडियन गवर्नमेंट ने हमारा बहुत साथ दिया। बिल्कुल। केतन मेहता ने जो अपनी बात हमें बताई है, जाहिर तौर पर किसी के साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनकी वजह से भारत में और पूरे अपने अलग अलग जो जो काम जहाँ पे काम करता होगा
उनके लिए एक तरह से डीजल पहुंचाना, उनके लिए तमाम तरह की चीज़ें पहुंचाना, गैस पहुंचाना, यही वो लोग हैं जिनकी वजह से बहुत सारी चीज़ें चल पा रही हैं। लेकिन इस तरह से जो केतन मेहता अपने आप को जिस तरह से उन्होंने वो फंसे रहे वहाँ पे, और उसके बाद किस तरह से वो वहाँ से निकले हैं, पूरी कहानी है इनकी। और अब सुरक्षित भारत में पहुँच चुके हैं, गाज़ियाबाद में रहते हैं, और अब देख रहे हैं कि ये वॉर किस तरह से रुके जिससे इनका दोबारा काम शुरू हो सके। वीडियो जर्नलिस्ट विकास राय के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, गाज़ियाबाद। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन।